Well, dear students, welcome in this new session. Good morning. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, RN Ruia, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान. बच्चों बीएससी पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर दैट इज एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स, और हमने इसमें एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ दैट इज क्रियाशीलता पर प्रतिस्थापी समूह का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिएक्टिविटी. बच्चों पार्ट 23 के अंदर मैंने इसका कुछ भाग बताया है और यहां पर मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूं. ये एक्चुअली यहां तक पार्ट 23 का रिमेनिंग पार्ट है. बच्चों मैंने वहां पर ये बताया था कि किस तरह से ये जो बेंजीन रिंग है, इस तरह से पहले वहां बताया था बच्चों. देखिए कि ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, राइट. यहां पर मैंने बताया था कि एल्काइल हैलाइड्स में, राइट, एल्काइल हैलाइड्स में जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगा हुआ होता है तो इसका रिप्लेसमेंट आसान होता है, राइट. हम जो रिएक्शंस पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे कि सीएल ग्रुप रिप्लेस होता है, राइट. यहां पर सीएल ग्रुप रिप्लेस होता है, इसका हम अध्ययन कर रहे थे. तो अब यहां पर यह सीएल ग्रुप कितना जल्दी रिप्लेस होता है, तो यहां पर यह सब्स्टिट्यूएंट इसकी रिएक्टिविटी को प्रभावित करता है, राइट. सो दैट हमारा हेडिंग था इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स. बच्चों हमने फर्स्ट पार्ट में रिएक्शंस का अध्ययन शुरू किया था, एरोमेटिक रिंग की रिएक्शंस, और सेकंड पार्ट में हमने अध्ययन शुरू किया था सीएल एटम की रिएक्शंस. और बच्चों सीएल एटम की रिएक्शंस में हम ये देख रहे हैं कि जब इस एराइल हैलाइड पर बच्चों C6H5Cl पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगा हुआ होता है, राइट, तो ये रिएक्शन आसानी से संपन्न होती है. मैंने पार्ट 23 में 3 एग्जाम्पल दिए थे और मैंने बताया था कि किस तरह से स्लो कंडीशंस में, मंद परिस्थितियों में भी रिएक्शन आसानी से हो जाती है. यहां पर हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों. देखिए यदि ऑर्थो एंड पैरा दोनों पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जुड़े हुए हो, राइट. देखो बेटा यहां पर ऑर्थो एंड पैरा दोनों पोजीशंस पर ये क्या है बच्चों, दिस इज द एराइल हैलाइड, दिस इज द क्लोरोबेंजीन. और क्लोरोबेंजीन के अंदर हम जो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं वो क्या रिएक्शंस हैं, इसको सीएल एटम को रिप्लेसमेंट की रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट. पार्ट 23 में मैं एक बार फिर इसको आपको क्लियर कर रहा हूं, हमने सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट की बात की थी, या तो ऑर्थो पर और या फिर पैरा पर, लाइक दिस. हमने सिर्फ एराइल हैलाइड में एक एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप की बात की थी पार्ट 23 में. लेकिन यहां तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्थो एंड पैरा तीनों पोजीशन जब एराइल हैलाइड की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप के द्वारा फिलअप होती हैं, भरी हुई होती हैं, जुड़े हुए होते हैं यहां पर, तो रिएक्शंस स्लो कंडीशंस में भी संपन्न होती है, राइट. यानी दिस कैन इजीली रिप्लेस, सी टेम्परेचर बिकम्स 20 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना. एक बार मैं इसको और क्लियर कर दूं आपको. बच्चों देखिए हम मोटा मोटा क्या देख रहे हैं, दिस इज द
कॉमनली मैकेनिज्म पार्ट स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टफ होता है और कंफ्यूजन होता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस लिंक के ऊपर जो मैंने मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस डाला है, इसके अलावा एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी, ये अगर 2 टॉपिक्स आप पढ़ लेंगे तो इसमें किसी भी मैकेनिज्म में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, राइट। यहां पर और मैं आपको और बता दूं कि ये सारा का सारा उल्टा सीधा सारा मिला मिला करके ये उसी का रिपीटिशन है। यहां पर क्या मैं आपको बता रहा हूं, हम क्या कर रहे हैं, इसकी रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं क्लोरोबेंजीन में, और क्या कह रहे हैं कि यदि क्लोरोबेंजीन में कोई सब्स्टिट्यूएंट हो तो उस सब्स्टिट्यूएंट का ये कितनी जल्दी रिप्लेस होता है, इस पर क्या इफेक्ट होता है, राइट। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑन द रिएक्टिविटी, ये हम स्टडी कर रहे हैं बच्चों। पार्ट 23 में मैंने क्या बताया था कि जब एक नाइट्रो ग्रुप या तो यहां पर है, ऑर्थो पर है, या नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पर है, लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं 24th पार्ट के अंदर कि यहां तो ऑर्थो एंड पैरा सारी पोजीशंस बच्चों ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप से भरी हुई होती हैं। तो मैं एग्जांपल आपको बताता हूं कि यहां पर क्या होता है, बहुत ही मंद परिस्थितियों में, स्लो कंडीशंस में भी ये रिएक्शंस इजीली संपन्न होती हैं, आराम से प्रोसीड होती हैं। बच्चों फर्स्ट एग्जांपल इसमें दिया है मैंने, दिस इज द पिक्राइल क्लोराइड सी। बच्चों देखिए क्या होता है, यहां पर ये इस क्लोरोबेंजीन को हम क्या कहते हैं, दिस इज द पिक्राइल क्लोराइड। बच्चों यहां पर Cl, दिस इज द क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा, सो दिस इज द पिक्राइल क्लोराइड। और यहां पर हम फर्स्ट रिएक्शन क्या देखते हैं कि पिक्राइल क्लोराइड 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, रिएक्शन किससे करता है, सोडियम मिथॉक्साइड। देखिए बच्चों CH3OH मिथाइल अल्कोहल, और ये क्या बनता है इसका, मिथॉक्साइड। यदि इथाइल अल्कोहल होगा इथॉक्साइड, प्रोपाइल अल्कोहल होगा प्रोपॉक्साइड, सो दिस इज द सोडियम मिथॉक्साइड। हम क्या कहेंगे कि जब पिक्राइल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम मिथॉक्साइड के साथ 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होती है तो सोडियम तो ईथर, बच्चों देखिए दिस इज द ईथर, दिस इज द मिथाइल फिनाइल ईथर, इसको कहते हैं एनीसॉल, है ना। हम लिखते हैं C6H5OCH3, हम इसे बोलेंगे मिथाइल फिनाइल ईथर C6H5OCH3, है ना। तो और इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं एनीसोल। तो हम बच्चों देखते क्या है यहां पर कि दिस Cl is easily replaced by this methoxide group. So the formation of 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6 trinitro anisole. Right? यहां पर बच्चों this Cl can be easily replaced. कितना सिंपल है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रिएक्शन हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज 3 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स, राइट। सेकेंड एग्जांपल क्या है बच्चों, यहां पर सांद्र अमोनिया के साथ हिलाने पर द फॉर्मेशन ऑफ पिक्रेमाइड। बच्चों यहां पर दिस Cl इज रिप्लेस बाय NH2। यहां पर इस पिक्राइल क्लोराइड को जब अमोनिया के साथ हिलाते हैं देन रिमूवल ऑफ HCl हियर, ये रिमूवल ऑफ HCl, राइट, और फॉर्मेशन ऑफ दिस पिक्रेमाइड, है ना। देखो बेटा मैंने इस रिएक्शन को देखा है बुक्स में, कोई लोकल बुक्स हैं उनमें लिखा है CONH2 पिक्रेमाइड, बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला।
क्योंकि एमाइड आ गया ना, CONH2, बच्चे क्या करते हैं C6H5CONH2, ये मैं आपको बता रहा हूं, मैंने देखा हुआ अच्छी तरह से कॉपीज के अंदर कई बार बच्चों को मैं व्हेन आई वाज इन द प्राइवेट कॉलेज, तो मैंने आई सॉ द कंडीशंस की ऑलवेज दे राइट एमाइड, दिस इज CONH2, नो दिस इज द पिक्रेमाइड, राइट। द नेक्स्ट इज व्हेन दिस 2,4,6 दिस इज पिक्राइल क्लोराइड, व्हेन रिएक्ट विद वाटर, इसको गर्म करते हैं, देन रिमूवल ऑफ HCl एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस पिक्रिक एसिड, राइट, दिस इज द पिक्रिक एसिड। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन में सब्स्टिट्यूएंट किस प्रकार इसकी रिएक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। बच्चों, अब नेक्स्ट हम इसमें स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए बच्चों, यहां पर इसका मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह से यहां पर ये Cl, बच्चों Cl को रिप्लेस कौन कर रहा है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, चाहे वो ये हो, चाहे वो NH2 हो, चाहे वो OH हो, यानी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इस Cl को क्लोरोबेंजीन में हैलोजन को रिप्लेस करता है। तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्रियाविधि है ना, एरोमेटिक कंपाउंड में किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। बच्चों, क्लोरोबेंजीन, दिस इज द क्लोरोबेंजीन, यहां पर इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। क्लोरोबेंजीन में ये मैकेनिज्म दो तरह से, तो पहला तरीका क्या है बच्चों, बायोमॉलिक्यूलर, राइट। मैं बायोमॉलिक्यूलर की बात करूं, इट इज रिलेटेड विद SN2 सॉर्ट ऑफ रिएक्शन, SN2 सॉर्ट ऑफ रिएक्शन है ना। सेकंड इसमें होती है बच्चों विलोपन योगात्मक, इसे हम बोल सकते हैं एलिमिनेशन एडिशन और बेंजाइन मैकेनिज्म। तो दो तरह से एराइल हैलाइड्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो प्रकार से संपन्न होती हैं। बच्चों, यहां पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने यहां पर बात करी SN2 की, लेकिन ये जो होता है यहां पर संभव नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एल्काइल हैलाइड्स के अंदर इस मेथड से यह संभव नहीं है, इससे संभव नहीं है। SN1 रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन में यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संभव नहीं है। देखिए बच्चों, क्या होता है, SN1 का मतलब क्या हुआ, इट इज ए 2 स्टेप प्रोसेस। मैंने कई बार बताया 2 स्टेप प्रोसेस का मतलब हुआ कि पहले स्टेप में स्लो स्पीड से कार्बोनियम आयन बनता है ना, और मैंने यहां क्लियर लिखा है कि बेंजीन रिंग में क्लोरीन एटम इतनी मजबूती से जुड़ा होता है कि क्लोरीन एटम को Cl- के रूप में निकालना संभव नहीं है। क्लियर? क्योंकि यहां पर SN1 रिएक्शन अगर होती है तो यहां पर क्या बनेगा, कार्बोनियम, और कार्बोनियम आयन का बनना पॉसिबल नहीं है। इसलिए एराइल हैलाइड्स के अंदर SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन होती ही नहीं है। क्लियर? अब हम इसमें देखते हैं बच्चों, पहले वाले में यहां पर दिस इज द बायोमॉलिक्यूलर, राइट, द्विअणुक रिएक्शन का मैकेनिज्म, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। देखो बेटा, एक बड़ी क्लियर चीज है कि जब हम इसका काइनेटिक इक्वेशन देखते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन बराबर K, अब देखिए ये किस तरह का है, बायोमॉलिक्यूलर SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन। सो दैट यहां पर क्या हो रहा है, इट इज बायोमॉलिक्यूलर। क्या हो रहा है यहां पर, दिस इज K, 1 मॉलिक्यूल,
रिएक्टेंट प्लस अनदर मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल जो कि रिएक्शन करता है। तो यहां पर किस तरह का हो गया, दो मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्टिसिपेट, यहां पर दो मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, है ना। तो बच्चों यहां पर क्या हो गया, इट इज बायमॉलिक्यूलर SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन। बच्चों देखिए SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल पीछे की तरफ से अटैक करता है ना। इट इज मैंने कहा ना, इट्स दैट सॉर्ट ऑफ रिएक्शन, इट्स ए बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो इसमें बैक साइड से नहीं, बैक साइड से अटैक की बात नहीं कर रहे हैं अपन कर रहे हैं बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। मैं एग्जैक्टली SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं कह रहा, मैं आपको यहां पर सिंपल ये बता रहा हूं कि ये द्विअणुक मैकेनिज्म, इट इज ए बायमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, है ना। तो यहां पर हम क्या देखते हैं इन रिएक्शंस में, जो इसका काइनेटिक इक्वेशन है दैट इज K क्लोरोबेंजीन एंड न्यूक्लियोफाइल। क्लियर। अब देखिए बच्चों, अर्थात अभिक्रिया का वेग क्लोरोबेंजीन प्लस न्यूक्लियोफाइल दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। सो दैट दिस रिएक्शन इज बच्चों बायमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। क्लियर। हम देखते हैं बच्चों व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। दिस इज द क्लोरोबेंजीन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना। इट्स ए स्लो प्रोसेस, राइट। यहां पर क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या लिखा है TS1, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। बच्चों मैंने ये जो बनाया है ना, ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को यहां पर एक्सप्लेन किया है। अब आप देखिएगा कि जब इसके ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, राइट, तो इस तरह का स्ट्रक्चर है ना। यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है तो क्या होता है, इसके ऊपर बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, यानी दिस शोज पार्शियली नेगेटिव एंड दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। नाउ ये क्या दिखाया हुआ है बच्चों, ये दिखाया हुआ है डीलोकलाइजेशन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर C1 2 एंड 3 लाइक दिस। 1 2 3, एक कहां पर, इस जगह पर, सेकंड कहां पर, इस जगह पर, एंड द थर्ड वन दिस वन। सो दिस इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यू नो दिस लाइक दिस। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड। दिस स्ट्रक्चर इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, अनुनाद संकर होता है। हम रेजोनेंस में क्या लिखते हैं कि किसी मॉलिक्यूल की संरचना को जब हम दो या दो से अधिक संरचनाओं से प्रदर्शित करते हैं और उन सभी संरचनाओं को जब हम एक संरचना से प्रतीकात्मक रूप से दर्शाते हैं, जैसे हम यहां पर 1 2 3 संरचनाओं को इससे बता रहे हैं, तो दिस इज द अनुनाद संकर रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर। तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, ये देखिए डॉटेड लाइन से इसको मैंने शो किया है, यहां पर दिस इज लीविंग, ये बाहर निकल रहा है, एंड यहां पर क्या हो गया, रिप्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय यूजिंग रिएक्टेंट एंड न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चों यहां पर क्या हो गया, दिस इज रिप्लेस बाय एंड दिस इज द प्रोडक्ट। बच्चों यहां पर इंटरमीडिएट कार्बोनियन, बच्चों कार्ब एनियन, ये जो इंटरमीडिएट कार्बेनियन है TS1 निम्न रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का अनुनाद संकर है। तो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कि किस तरह से ये नेगेटिव चार्ज यहां पर, यहां पर, यहां पर डीलोकलाइज होता है, राइट। तो बच्चों मैंने कोशिश की है, मैं इसी पार्ट को कंटिन्यू करूंगा और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने मेरी तरफ से बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की है कि मैं जितना क्लैरिटी के साथ
स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन कर सकूं जितना मुझे आता है। केमिस्ट्री इज़ ए वेरी वास्ट सब्जेक्ट। मुझे 10-15 पैसा केमिस्ट्री आती है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं बच्चों को इस कठिन दौर में जो मैं मेरी तरफ से कर सकूं। मैं अनेक बड़े शहरों के अंदर, चंडीगढ़ में, इंदौर में, जयपुर में, दिल्ली में, बहुत सी जगह मैं बात करता हूं। ये कोविड का दौर है, बड़ा ख़राब दौर है, बच्चों के स्कूल कॉलेजेस बंद हो रहे हैं। मैं बराबर कोशिश में हूं, यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स मेरे अपलोड कर रहा हूं और मैं आप लोगों को जो सपोर्ट कर सकता हूं करूंगा। लेकिन आप लोग इतना सा कोऑपरेट करें कि लेक्चर को कम से कम 2 बार आप सुने और एक बार उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में नोट कर लें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर समझ में आएंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।